Hello बच्चों, welcome to my YouTube channel of Shilsa Institute. Now I'm going to discuss about the electricity part 2. पहले part 1 मैंने अपलोड किया था. आई होप आपको अच्छा लगा हो. अब पार्ट 2 करने जा रहा हूँ. काफ़ी देर बाद हमने स्टार्ट किया है. रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल हमारा टॉपिक है. चलो देखो, यहाँ पे मैंने एक पूरा सर्किट ड्रॉ कर लिया जिसमें मैंने वोल्ट मीटर लगाया है. तीनों रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में रख लिए है, ठीक है. और यहाँ पे एमीटर लगा दिया मैंने सीरीज में और वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया पैरेलल, ठीक है, किसके तीनों रेजिस्टर में. और यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी और यहाँ पे एक की प्लग कर दी. जस्ट मैं अगर प्लग की को करता हूँ, ठीक है, स्विच ऑन, तो यहाँ करंट लगना शुरू हो जाता है, करंट बनना शुरू हो जाएगा. और ये करंट जो होगा वो तीनों रेजिस्टर पर जाएगा और तीनों रेजिस्टर पर वो जब जाएगा तो सेम करंट जाएगा, अलग अलग नहीं जाएगा, सेम करंट जाएगा. जैसे यहाँ पे सपोज कर लो 5 एम्पेयर का करंट यहाँ से दिया. अगर मैं 5 एम्पेयर का करंट दे रहा हूँ ना, तो 5 एम्पेयर का करंट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, सेम करंट होएगा, ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग होगा हर किसी का. जैसे सपोज कर लो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस सभी का अलग अलग रखा है, बट अगर ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं वो मेरे पास V है पूरे सर्किट का. तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1, V2 और V3. तो V इज इक्वल टू IR यहाँ पे आ जाएगा. अगर V1 है मेरे पास, R1 रेजिस्टर पे मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो ओम्स लॉ अकॉर्डिंग बात करें V इज इक्वल टू IR होता है. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज यहाँ पे रेजिस्टर 1 का V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 आ जाएगा. करंट हमेशा सेम रहने वाले हैं. तो V1 की जगह मैंने IR1 लिख दिया, V2 की जगह मैंने IR2 रख दिया, V3 की जगह मैं IR3 रख देता हूं. करंट जो है वो मैंने कॉमन ले लिया I बाहर और रह क्या गया R1, R2 और R3 और IR रह जाएगा. I से I कैंसिल हो गया तो रेजिस्टेंस जो आया वो सीरीज में आ जाएगा. सीरीज में रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, I RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तीनों रेजिस्टर्स के जो रेजिस्टेंस होता है उनको सम कर दो तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3. रेजिस्टेंस इन सीरीज किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3. ये चीज याद रखनी है बच्चों. सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि रेजिस्टेंस जो होता है, अगर हम सीरीज की बात करें तो यहां पे करंट जो है वो सेम होगा, वो सेम रहने वाला है. यस, करंट जो होगा वो सेम रहने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है. ये है सीरीज का केस. बट अगर मैं पैरेलल की केस की बात करूं, पैरेलल के केस में कुछ अलग देखने को मिलेगा. पैरेलल में ये देखने को मिलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम हो जाएगा और करंट डिफर करेगा हर जगह अलग अलग. वो भी समझते हैं. लेट्स सी. लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया है रेजिस्टेंस इन सीरीज. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैरेलल वाला केस. पैरेलल वाला केस क्या है आप चेक कर सकते हो. यहां पे हम जो रेजिस्टेंस है, ये देखो, ये एक वायर है, ठीक है, आगे 3 रेजिस्टेंस इससे जुड़े हुए हैं. 3 रेजिस्टर्स हैं, आप चेक कर सकते हो, R1, R2, R3, 3 रेजिस्टेंस है उनके, ठीक है. ये आगे तीनों पे स्प्लिट हो गए. अगर मान लो यहां से 5 एम्पियर का करंट दे रहा हूं मैं, यहां से भी 5 एम्पियर का करंट जाएगा मतलब, और ये आगे 3, ये जो आप देख सकते हो ना करंट, ये आगे 3 पे डिवाइड हो रहा है. वैसे तो ये किरचॉफ्स लॉ कहते हैं इसको. एनी हाउ, अगर हम क्लास 10th के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर 5 एम्पियर का करंट है तो यहाँ पे 2 एम्पियर का हो सकता है, या फिर यहाँ पे 2 एम्पियर का हो सकता है, यहाँ पे 1 एम्पियर का हो सकता है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है. तो मतलब ये आप चेक कर सकते हो 5 एम्पियर का करंट जो है वो 3 जगह पे डिवाइड कैसे हो रहा है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर. जरूरी नहीं यहाँ पे 2 2 1 करके हो, ऐसे भी हो सकता है 2 यहाँ पे आ जाए, 1 एम्पियर का यहाँ पे आ जाए, है ना. मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है कि जो पैरेलल वाला केस होता है वहां पे करंट I जो है आगे 3 हिस्सों पे स्प्लिट हो जाता है. मान के चलते हैं लेट्स से I1, I2 और I3 3 हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं, मतलब करंट की डिवीजन हो जाती है. मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर R1 रेजिस्टर में अगर करंट की डिवीजन हो रही है उस पर I1 करंट जा रहा है, R2 रेजिस्टर पे करंट की डिवीजन हो रही है, वहां पे I2 जा रहा है ना. इस तरीके से यहां पे हम ये चेक कर रहे हैं कि करंट जो है वो डिफर कर रहा है. और यस माय डियर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाला केस. इसमें क्या करना है, इसमें फोकस करो जरा कि यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स लगाए हैं, R1, R2, R3, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं. और ये जो करंट आप देख रहे हो I जो हम यहाँ पे सपोज करो अगर यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट भेज रहा हूं तो यहाँ पे 2 का मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 का मिल रहा है,
और यहाँ पे 1 का मिल जाएगा, मतलब 2 + 2 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 एम्पियर का करंट तो भेज रहे थे, एग्जाम्पल दिए, दोबारा से देखो 5 एम्पियर का करंट है, 5 एम्पियर का करंट, यहाँ पे मान के चलो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ पे भी 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ पे भी 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो कितने हो गए, 4 और एक यहाँ पे 5, ठीक है। तो 5 एम्पियर का करंट हमने दे दिया यहाँ पे, वही कहना चाह रहा हूं। उसी तरीके से मान के चलो कि आई करंट जो है वो यहां से निकल रहा है, करंट आई और आगे 3 हिस्सों में ये डिवाइड हो रहा है, कौन से, I1 I2 I3, अलग अलग रेजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 के अक्रॉस, यहाँ पे I1 I2 R3 करंट पास हो रहा है रिस्पेक्टिवली। यही है, V सेम होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखो हमेशा, और करंट जो है वो डिफर कर दो। करंट डिफर है, I1 I2 I3 डिवाइड हो गया ना करंट, इसलिए I हमेशा डिफर रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर ओवरऑल करंट की बात करूं तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 I2 और I3, यहाँ पे तीनों आ गए, और यहाँ पे I जो होगा वो किसके इक्वल होता है, V/R1, ये देखो I किसके बराबर होगा, V/R, I1 किसके होगा, V/R1, I2 किसके होगा, V/R2, I3 किसके होगा, V/R3। V सेम है, बाहर निकाल लो, कॉमन हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/RB किसके बराबर आ जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। दैट्स सो सिंपल। इसमें यही चीज जाननी है कि करंट जो होगा पैरेलल के केस में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होगा। इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, इसके बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर के टाइम पे, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको अच्छे से समझो, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। यही चीज याद रखनी है कि पोटेंशियल जो होता है वो सेम होगा किस केस में, पैरेलल के केस में, और करंट जो है वो डिफर करेगा। करंट ने डिफर करना है, करंट हर जगह अलग अलग है। अगर यहाँ पे 4 रेजिस्टर होते तो यहाँ पे I4 भी आना था, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे फिर प्लस, यहाँ पे प्लस क्या आ जाना था, 1/R4 बन जाना था, है ना। तो ये केस बनता है, हर में करंट डिवाइड होगा। यस, तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल का, मैंने केस समझाया आपको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट क्या है उसको समझते हैं। मान लो कि मेरे पास फैन है यहाँ पे, ठीक है, ये फैन को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और यही इलेक्ट्रिक एनर्जी आगे जाकर कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल में, ठीक है। ये मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है, जिसके कारण ये ब्लेड्स रिवॉल्व करने लग पड़ते हैं, ठीक है, मैकेनिकल वर्क है सारा, ठीक है, ये बात रही। बट ज़्यादातर हम इसको, ज़्यादा देर तक हम इसको ऑन करते रहेंगे, करंट पास करवाते रहेंगे फैन से, तो ये पीछे देखोगे इसका गर्म हो जाता है, कंटिन्यूसली वार्म हो जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण इसका कॉइल जो है वो गर्म हो जाएगा, और वो जब कॉइल गर्म हो जाएगा तो वो हीटिंग इफेक्ट रिलीज करता है। ये सारा हीटिंग इफेक्ट ही तो है, गीज़र हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, जिसके, तो ये सारा का सारा हीटिंग इफेक्ट पे ही डिपेंड करता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट के। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं जॉल्स लॉ। जॉल्स लॉ पेपर में आता होता है, क्या होता है जॉल्स लॉ, इसको जूल्स लॉ भी कहा जाता है, हर किसी की अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, समझते हैं। देखो, ओके, हम एक सर्किट तैयार करते हैं सबसे पहले तो। यस, एक सर्किट तैयार कर लिया मैंने। ये एक रेजिस्टर है R, इसमें बल्ब भी लगा सकते हैं, ये मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पे पैरेलल, और यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगा दिया सीरीज में। हाँ, ठीक है, ऐसे करंट आ रहा है। चलो देखो, सपोज कर लो कि एक करंट जो है Q नाम का, ठीक है, चार्ज Q है, ठीक है, चार्ज Q है, ठीक है, उसको हम फ्लो करवा रहे हैं, मतलब करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है, एक करंट फ्लो कर, देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बना दी है। यहाँ पे करंट I है जो कि फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टर के अक्रॉस, तो I = Q/T होता है।
अब हम आगे डिस्कस करते हैं पावर के रिगार्डिंग। ये पावर क्या है? पावर हम बात कर रहे हैं इनपुट पावर। इनपुट पावर वो वाली पावर जो हम पूरे सर्किट में सप्लाई कर रहे हैं, जो हम इनपुट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनपुट। इनपुट पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क के बारे में समझते हैं। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पढ़ा हुआ है हमने, अरे पीछे पढ़ा है, पार्ट 1 में पढ़ा है, आप चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 मेरी वीडियो है, देखो। V इज इक्वल्स टू क्या आ गया? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? V इंटू क्यू, ऊपर चले जाएगा। तो वर्क डन क्या आ गया? V इंटू क्यू। तो वर्क डन अपॉन टाइम है, वर्क डन क्या है? V क्यू अपॉन टी। चेक कर लो चाहे। इसके बारे आगे समझते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़े तो पावर किसके बराबर आ सकती है? यस माय डियर, Q अपॉन टी क्या था? I के बराबर था। तो पावर क्या आ गई? पावर आ जाएगी मेरे पास V इंटू आई। पावर क्या आ जाएगी? हम पढ़ रहे हैं जॉल्स लॉ, हम पढ़ रहे हैं जॉल्स लॉ। यहां पे पावर क्या आ रही है? वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन हमने निकाला है V इंटू क्यू। वर्क डन हमने निकाला है V इंटू क्यू। तो ये Q अपॉन टी जो है, ये Q अपॉन टी जो है, ये है करंट I। सो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ये हम दे रहे हैं इनपुट पावर। ये पूरे सर्किट में कितनी इनपुट पावर है? दैट इज कॉल्ड P इज इक्वल टू V इंटू आई। चलो जी, इसको नोट करो। सबसे पहले तो जरूरी है नोट करना। हमने रिजल्ट तैयार कर लिया कि पावर जो है वो V क्यू बाई टी है, मतलब पावर आ जाएगी Q बाई टी है I, तो P इज इक्वल टू वी आई। हमने ये समझ लिया। नोट कीजिए इसको। बाद में हमने ये रियलाइज किया, कुछ एक्सपेंशन ऑफ टाइम के बाद, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बीतेगा, तो ये जो पावर जो है, ये जो हम एनर्जी दे रहे हैं, पावर क्या होती है? एक एनर्जी है जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं सारी कंज्यूम हो जाएगी, सारी डिसिपेटेड हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। मतलब यहां पे रेजिस्टर में हीट आनी शुरू हो जाएगी, हीट बननी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये यहाँ पे आप रेजिस्टर देख रहे हो, यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगी ये सारी की सारी इनपुट पावर। आफ्टर कंजम्पशन ऑफ दिस एनर्जी, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारी की सारी डिसिपेटेड हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी जो एक्सपैंड कर रहा है सोर्स के द्वारा, ये जो एनर्जी है कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी डिसिपेट होने लग पड़ेगी इन द रेजिस्टर एज अ हीट। ठीक, लिख सकते हो आप इसको भी। तो यहां पे मैंने ये चीज सीख ली है जी। मैंने यहां पे भी एक चीज सीखी है। मैंने सीखा था अभी पीछे वर्क डन, जो एनर्जी है वही वर्क डन है। सीखा ना, पीछे मैंने पढ़ाया है, आप देख लो। वर्क डन एक एनर्जी होती है, मैंने ये चीज सीख ली है। ठीक है, बिल्कुल। वर्क डन एक हीट एनर्जी है। वर्क डन किसके बराबर है? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। चेक कर सकते हो, यहां से भी आ जाएगा। वर्क डन किसके बराबर? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। देख लो चाहे, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। टी उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो वर्क किसके बराबर आ गया? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। और पावर किसके बराबर है? पावर यहां पे वी आई के भी बराबर मैंने अभी निकाला। तो इस इक्वेशन को यहां पे डाल दो तो पावर किसके इक्वल आ जाएगी? V इंटू आई इंटू टी के बराबर आ जाएगी। ये आ गया वर्क डन। पावर किसके बराबर थी? V इंटू आई के, यहां पे टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे वर्क डन आ जाएगा। और ये वर्क गोइंग टू इरेज दिस। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं यहां पे जो वर्क डन है क्या आ जाएगा? हीट एनर्जी। वर्क डन है यहां पे हीट एनर्जी। पावर इज इक्वल टू वी आई, यहां पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो हीट एनर्जी किसके बराबर आ गई? V इंटू आई इंटू टी के। चलो जी, ये तो चीज समझ लग गई सर। आगे क्या करें? जॉल्स लॉ बनाना है। जॉल्स लॉ होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये। स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड टी इज द टाइम। ये स्मॉल टी हम लेकर चलते होते हैं, सॉरी, यस। ओम्स लॉ सिखाया था। क्या था ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है कि V, I, यहां पे देखो, V की जगह यहां पे IR पुट कर दो,
हमें पता है ना V क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V की जगह मैं यहाँ पे आई आर रख लेगा, आई इंटू आर। यहाँ पे आ गया I, साथ में आ गया T। ये देखो I इंटू आई क्या बन गया, I का स्क्वायर R इंटू T। ये हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी किसके बराबर होती है? हीट एनर्जी बराबर नहीं होती, बट हीट एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? 3 चीजों पे। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट and the resistance of the circuit and the t is the time। तो बच्चों t is a time। हीट एनर्जी 3 चीजों पे आधारित है, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती है हीट एनर्जी। स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड t is a time। सो दिस इज कॉल्ड जॉल्स लॉ। आई होप आपको समझ लगा होगा। इस वीडियो को 2 बार देखो, अच्छे से समझो, अच्छे से समझो, तभी आपको समझ लगेगा। नोट कीजिए लो, नोट करोगे तभी समझ लगेगा। आगे बढ़ते हैं। यस, एक न्यूमेरिकल करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। 100 जॉल ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। हर 1 सेकंड में, 1 सेकंड की बात चल रही है यहां पे, हर 1 सेकंड में 4 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर से उसके अक्रॉस हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है? 100 जॉल की। फाइंड करो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ट्राई करो पॉज करके, तभी समझ लगेगा। ट्राई करो पॉज करके। चलो देखते हैं क्या आंसर आया, बताओ मेरे को। कमेंट पे मेरे को बताना है कि क्या क्या आंसर आ रहा है साथ साथ, ठीक है? फिर मैं आपको बताता हूं। यस, ध्यान दो कि मेरे पास एक फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसको जॉल्स लॉ कहते हैं या जूल्स लॉ कहते हैं। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सबसे पहले हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है? तो मतलब करंट चाहिए। करंट हम निकाल सकते हैं यहां से। मेरे पास हीट एनर्जी दी है, H गिवन है, बिल्कुल ठीक है। ईच सेकंड 1 सेकंड की बात चल रही है, बिल्कुल ठीक है। 4 ओम रेजिस्टेंस है, बिल्कुल ठीक है। हम करंट निकाल सकते हैं आराम से। इसका मतलब ये होता है कि हम करंट आराम से निकाल सकते हैं। हमारे पास तीनों चीजें अवेलेबल हैं, और जब करंट आ जाएगी उसकी वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो हमें सबसे पहले पता चल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकता है। चलो देखो, यहां से आई स्क्वायर, ये देखो आर टी नीचे डिवाइड करा दो, तो आई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? H। बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो 100 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। H की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी? 100। तो डालते जाओ, 100 आ जाएगा यहां पे। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, वैल्यू पुट करो, 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय टी की बात करते हैं, टाइम यहां पे कितना है? 1 सेकंड का, तो यहां पे आ जाएगा 1। यस, तो अब क्या कर रहे हैं? कितना आ गया? 100 बाय 4, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, रूट 25 मतलब 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट, 5 एम्पियर का करंट हमने निकाला है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन आर टी। स्क्वायर क्वांटिटी उधर जाकर रूट बना देगी। फिर मैंने वैल्यू पुट कर दी है। एच की वैल्यू कितनी है? 100 जॉल। आर की वैल्यू कितनी है? 4 ओम। टाइम कितना है? ईच सेकेंड 1 सेकेंड। वैल्यू पुट कर दी। रूट यहां पे क्या बन गया? 100 बाय 4 25 आ जाएगा। रूट 25 कितना होता है? 5 के इक्वल, 5 एम्पियर आ गया, ठीक है? ये रहा। क्या करें अब? ये मेरे पास आ गया करंट। नाउ निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना आता है, ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है? 5 एम्पियर। यस। रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। यस, तो 4 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है? 5 4 जा 20 वोल्ट आंसर। सो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। बहुत इजी था। ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है?
ये मैंने आपको जस्ट एक तरीका बताया है कि किस तरीके से हम जॉल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम गिवन वैल्यू निकाल सकें। चलो नोट कर लो इसको जी। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक पढ़ लिया है रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में क्या था कि जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कोर्स, ठीक है, वो डिसिपेट हो रही है इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी में, ठीक है, उसको हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। और उसके आधार पर ही एक लॉ बना है जूल्स लॉ या जॉल्स लॉ उसको कहा जाता है, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो हमने अभी सीखा था, H = I²/RT। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और हमारा टॉपिक बन जाता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, वैसे देखा जाए पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, या फिर कितनी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, ठीक है, उसके आधार पर भी हम इलेक्ट्रिक पावर कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती थी वो कितनी कंज्यूम की गई। अभी हमने पढ़ा भी है कि ये पढ़ाया था ना आपको, ये जो पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही, कितने समय में डिसिपेट हो रही है, कितने समय में कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम हो रही है। देखो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है कितने समय में, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंज्यूमिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना टाइम पे कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई या डिसिपेट हुई इन फॉर्म ऑफ या इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, उसको पावर कहते हैं। तो पावर किस तरीके से डिफाइन है? द रेट, ऐसे लिख सकते हैं, द रेट टाइम के साथ डिवाइड हो रहा है ना, टी के साथ डिवाइड हो रहा है, तो पावर इज व्हाट? इट्स अ रेट। रेट किसका? रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड या कंज्यूम भी लिख सकते हैं, इज डिसिपेटेड और कंज्यूम, ये लिख सकते हो, और कंज्यूम ये डेफिनेशन आप डाल सकते हो, नोट बनाते जाओ साथ में। और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इस तरीके से इलेक्ट्रिक पावर को आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने डेफिनेशन सिखाई है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वर्क क्या होता है? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम या डिसिपेट हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको कहते हैं पावर। तो यहां से क्या आ जाएगा आप चेक कर सकते हो, यहां पे मैंने बढ़ाया था ना पीछे बताया है कि यहां से आप देखो P = वर्क अपॉन टाइम है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये क्या आ जाएगा? वर्क = किसके बराबर आ जाएगा? ये T उधर चल जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो पावर किसके बराबर है चेक कर सकते हो आप, पावर किसके बराबर है, पीछे भी पढ़ा है, ये देखो ना, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, ये देखो वर्क किसके बराबर है? वर्क होता है V × Q/T के। VQ क्या है? वर्क, ये यहां से आया है वर्क, ये देखो V = क्या था? वर्क अपॉन चार्ज, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे। तो यहां से क्या बन गया? वर्क = VQ। तो इसी कारण वर्क = VQ/T मैंने लिख दिया, VQ/T लिख दिया। और Q/T क्या है? I, तो V × I। तो पावर किसके इक्वल आ गया? पावर आ गया मेरे पास V × I के। नोट करो, इसको नोट्स में डालो। यस डियर, अब क्या करें? जॉल्स लॉ में आता है, हम लगाएंगे जॉल्स लॉ, V = IR, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? IR × I, या फिर मैं लिख सकता हूँ पावर = I × I का स्क्वायर साथ में R, पावर = I² × R। चलो
आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी पावर का एक फॉर्मूला बन गया, ये दो फॉर्मूले आ गए, तीसरा फॉर्मूला भी है, ठीक है। ये देखो यहाँ से हम आई की वैल्यू क्या बना सकते हैं, आप कहोगे सर आर को डिवाइड करा दो यहाँ पे, यस यहाँ पे वैल्यू डाल दो, क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू v अपॉन आर है, यहाँ पे वैल्यू डाल दी जाए ये चीज बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पावर क्या आ गई, पावर इज इक्वल्स टू किसके बराबर, v स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद आर, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास पावर कितनी आ गई, v स्क्वायर अपॉन आर, पावर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर। इसको एक बार फिर से रिकैपिचुलेशन देना जरूरी बन जाता है बच्चों, ध्यान से देखो, rate at which electrical energy dissipated or consumed in an electric circuit, power is equals to work upon time हो जाता है, power is equals to work upon time, वर्क क्या है, आप कहोगे सर VQ, अब VQ कहां से आया, यहां से आया, V is equals to W upon Q, और W कैसे आ जाएगा, W की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो Q उधर चल जाएगा, W is equals to V into Q, तो V Q पॉन टी, Q पॉन टी क्या होता है, I के बराबर होता है, तो VI आ गया, तो पावर किसके इक्वल आ गया, VI के बराबर आ गया, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, तो V किसके इक्वल है, IR के इक्वल है, ठीक है, I इंटू I का स्क्वायर R बन जाएगा। फिर हमने ओम्स लॉ लगाया, I किसके बराबर है, V अपॉन R के बराबर है, तो यहाँ पे V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू R आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा v का स्क्वायर r का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद r, r से एक r स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन r, तो पावर किसके इक्वल आ गई, v स्क्वायर अपॉन r। तीन फॉर्मूले बनाए मैंने, आप चेक कर सकते हो, इसको नोट करो बच्चा, इसको नोट करो, एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इसको। यस, पावर इज इक्वल्स टू v इंटू आई, यही वाला को हमने समझा। अभी देखते हैं, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि कनेक्ट है 220 वोल्ट जनरेटर से, साफ पता चल रहा है V की वैल्यू 220 वोल्ट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, करंट इज 0.50 एम्पियर, तो करंट कितना है, करंट है 0.50 एम्पियर का करंट है आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करना चाहिए, पावर निकालनी है, पावर इज इक्वल्स टू क्या गिवन क्या है, V इंटू आई, अरे यार यही तो हमें चाहिए था, V इंटू आई, निकी और पूछ, तो पावर किसके बराबर आ गया, V इंटू आई के बराबर आ गया। चलो वैल्यू डालो, आंसर निकालो, कितना आ जाएगा, देखो V किसके बराबर 220 के, I किसके बराबर 0.50, 0.50 होता है 1/2, आंसर सॉल्व करो, कितना आ गया 110, पावर किसके बराबर आ गई 110, सिंबल क्या आएगा, ऐसा यूनिट क्या आएगा, वाट, यस वाट, इसका एसआई यूनिट है पावर का, एसआई यूनिट ऑफ पावर वाट, वाट WATT, इसका एसआई यूनिट क्या है वाट, समझो इसको। वाट क्या होता है, वाट मतलब एक कोई भी अगर डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर वो कंज्यूम कर रहा है, मतलब अगर करंट वो देखो पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू किसके बराबर है, V इंटू आई के, और पावर में 1 वाट अगर पावर है तो इसका मतलब ये है कि वो करंट कितना कंज्यूम करेगी, कितना करंट वहां से फ्लो होगा, 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी डिवाइस कैरी कर रहा है 1 एम्पेयर का करंट और प्रेड हो रहा है उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पे कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू V इंटू आई, V यहां पे क्या है, V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इट्स अ वोल्ट, 1 वोल्ट मल्टीप्लाई विद 1 एम्पेयर। अगर 1 एम्पेयर का करंट कैरी कर रहा है कोई भी डिवाइस और उस किस पे ऑपरेट कर रहा है, वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस में, तो 1 वाट की पावर कंज्यूम किया जाता है बाय द डिवाइस के द्वारा 1 वाट की पावर कंज्यूम हो रही है। तो ये है बेटा, इसको अच्छे से समझो। जो हमने अभी तक इलेक्ट्रिक पावर समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर के बारे में। ऐसा यूनिट जो था वो तो था 1 वाट, बट अगर हम बात करें
कमर्शियल यूनिट के बारे में, है ना, कमर्शियल यूनिट के बारे में, उसको हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर, जिसको आप यूनिट भी कह सकते हो, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर जिसको आप 1 यूनिट के नाम से भी जानते हो, यूनिट कहते हैं ना, इतने यूनिट बिजली खर्ची गई, है ना, इस तरीके से। सो 1 किलोवाट आवर के बारे में समझते हैं। देखो 1 किलो का मतलब होता है 1000 वाट आवर, ठीक है, वाट आवर, ठीक है। और अगर हम 1 आवर की बात करें, 1 आवर में आपको पता है कितने मिनट्स होते हैं, यस वी नो दैट इज का 60 मिनट्स। और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के, तो मतलब कितने हो गए, 3600 सेकंड्स 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स हो गए, 3600 सेकंड्स हो गए। वैल्यू डालो, वैल्यू डालो, वैल्यू डालो, ये देखो ये आ गया वाट इनटू आवर्स। 1 आवर किसके इक्वल, 3600 सेकंड्स के, 3600 सेकंड्स। बच्चों देखो 3600 सेकंड्स के बराबर है 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकंड्स। वही वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी 1 आवर की जगह 3600, ठीक है, ओके 3600 हम लिख सकते हैं। तो यहां पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इंटू 10 रेज टू पावर 6, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। साथ में वाट इंटू सेकेंड्स। हमें पता है कि जो पावर होती है वो वर्क अपॉन टाइम है, और वर्क इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम है, टाइम उधर चल जाएगा, है ना। तो वर्क किसके बराबर आ गया, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के। और पावर जो होती है वो वाट है और टाइम है सेकंड्स, यूनिट इसका। और वर्क का होता है 1 जॉल। तो 1 जॉल मतलब जब पावर 1 वाट की हो 1 सेकंड में, तो आ गया ना 1 इंटू सेकेंड्स, इसको मैं जॉल लिख देता हूं। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर विच इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 वाट इंटू सेकेंड्स, मतलब जॉल, मतलब जॉल। तो ये आ गया 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1 किलोवाट आवर, जिसको मैं लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जॉल के। नोट कीजिए इसको। आगे इसका क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से बिजली का बिल निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आगे सारा कुछ कॉमर्शियल यूनिट में आ जाता है इसको। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, An electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hours per day। मतलब 1 घंटे 8 आवर्स है हमारे पास, 8 घंटे एक दिन में एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ऑपरेट होता है। 400 वाट की इनपुट पावर है उसकी, मतलब पावर वो कितनी कंज्यूम कर रहा है, 800 नहीं 400, 400 वाट है ना, 400 वाट, और 8 आवर्स पर डे, मतलब इतना हमें टाइम दिया है। आगे देखो, एक दिन में 8 घंटे वो चलाते हैं रेफ्रिजरेटर को, कहते हैं कितनी कॉस्ट आएगी एनर्जी की ताकि हम उसको ऑपरेट कर सके 30 डेज के लिए। और यहाँ पे दी है रेट कितना दिया हुआ है, 3 रुपए पर किलोवाट आवर में, मतलब 1 यूनिट का बिल कितना है, 3 रुपए। टोटल कॉस्ट निकालती है, समझते हैं, बड़ा इजी सवाल है, देखो ध्यान से। हमने पढ़ा हुआ है इसके इक्वल एनर्जी होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो पावर क्या होता है, पावर है 400 वाट, गिवन है आपके पास 400 वाट, है ना, मल्टीप्लाई बाय टाइम, 400 वाट, वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम किसके इक्वल है, पहले तो टाइम देखो कितना चला कितना रहे हैं इसको, हम चला रहे हैं इसको 8 घंटे एक दिन में, 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स पर डे। उसको मल्टीप्लाई कराओ 30 डेज में, है ना, बिल्कुल 30 डेज में, 30 डेज चला रहे हैं इसको। तो डेज के साथ डेज कैंसिल, कितना आ गया, 8 3 24, 400 वाट मल्टीप्लाई बाय 240 आवर्स, 240 आवर्स, 240 आवर्स, 400 वाट मल्टीप्लाई बाय 240 आवर्स। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं जी। इसको सॉल्व करेंगे, नजर नहीं आ रहा होगा, मैं यहां पे लिख लेता हूं, you will get 96,000 किलोवाट आवर। चेक कर लो, किलो नहीं आएगा, वाट आवर आ सकता है। अगर हम इसको 1000 के साथ डिवाइड करवा दें, चलो जी, तो 96 किलोवाट आवर आ जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 96 किलोवाट आवर्स।
आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि 1 किलोवाट आवर जो है वो 3 रुपये उस पे है, 1 किलोवाट आवर में कितने की बात हो रही है, ₹3 की। तो 96 किलोवाट आवर के लिए कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 3 मल्टीप्लाई बाय 96, बिल्कुल ठीक है। क्या आ रहा है, क्या आंसर आएगा, ₹288, 288 रुपये, 288 रुपीज जो है, 288 रुपीज कॉस्ट है एनर्जी की एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर की, जिसकी पावर 400 वाट है, जो कि एक दिन में हम 8 घंटे वो चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर 3 रुपीज पर किलोवाट आवर है तो 1 यूनिट मतलब 3 रुपीज के बराबर है, मतलब 1 यूनिट में मतलब 3 रुपए का है, 1 यूनिट 3 रुपए का है। पावर 400 वाट है, एनर्जी किसके बराबर है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर किसके बराबर है 400 वाट, टाइम कितना आ जाएगा 8 आवर्स पर डे, कितने दिनों के लिए 30 डेज के लिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डे से डेज कैंसिल, 8 3 240 आवर्स, वाट इनटू आवर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 1000 के साथ इसको डिवाइड करा दें, 1000 के साथ डिवाइड कराने के बाद आ जाएगा किलोवाट आवर में आंसर। और एक 1 किलोवाट आवर की बात करें, 1 किलोवाट आवर में कितने रेट चल रहा है, 3 रुपीज का, बिल्कुल ठीक है। तो 96 किलोवाट आवर में कितने का चलेगा, इस समझ लगा होगा कि क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ द पावर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी अगर ना समझ चले तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।